Govind everyone. I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 10, 8th standard CBSE. This chapter is from civics and this would be the last chapter of civics. So name of the chapter is Law and Social Justice. Let's start the chapter. In this chapter you will get to know about many of the people which are directly or indirectly involved in the production of various things, and the small farmers producing cotton, weavers, and various type of workers that indulge in the process of production. So and the producers and market everywhere tend to be exploitive. कहने का मतलब ये कि जितने भी लोग किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को लेकर जुड़े हुए होते हैं, चाहे उसमें प्रोड्यूसर हो, चाहे उसमें वर्कर्स हो, चाहे उसमें मार्केट पर्सनस हो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, स्पेशली जो लोअर तबके के लोग हैं, जो वर्कर क्लास के लोग हैं, उन लोगों का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसमें सरकार का क्या रोल है, सरकार की क्या जवाबदारी है, कानून बनाने से लेकर उन कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन से लेकर हर तरीके से किस तरीके से सरकार की जवाबदारी है, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. लेट अस टेक ए कॉमन मार्केट सिचुएशन. हम एक कॉमन मार्केट सिचुएशन लेते हैं वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर कोई भी कानून जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज़ अ इशू. यहाँ पर वर्कर्स के वेजेस, प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन नॉर्मली वांट टू मेक मच प्रॉफिट एज दे कैन. ये सारे जो लोग हैं, प्राइवेट कंपनी वाले, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिजनेस पर्सन, ये सारे लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं और इसी मंशा को दिमाग में रख कर वो लोग जो वर्कर्स के लिए राइट बनाए गए हैं, बहुत सारे राइट होते हैं, जैसे कि पे देम वेजेस, उनको एक मिनिमम लेवल तक कितना पैसा हर दिन का उनको मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इन द आइज़ ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर देयर वेजेस. कानून की नज़र में ये चीज़ गैर कानूनी है कि किसी भी वर्कर को उनका हर दिन का जो वेतन भत्ता होता है उसको ना दिया जाए. वैसे ही जो वर्कर्स हैं, अगर उन वर्कर्स को अंडरपेड का मतलब है कि उनको एक जो सरकार ने जो जितना पैसा हर दिन का डिसाइड किया होता है उससे अगर हम उनको कम पैसा देते हैं तो वो भी गलत है. और देयर इज़ ए लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, क्योंकि सरकार ने मिनिमम वेजेस का एक्ट पास किया हुआ है. वर्कर जो होता है उसको उस मिनिमम वेजेस से कम पैसा एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए. मिनिमम वेजेस जो होते हैं इनको रिवाइज़ किया जाता है और हर कुछ सालों के बाद इनको रिवाइज़ किया जाता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे. एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस, जैसे कि ये कानून है मिनिमम वेजेस वाला, इसका मतलब ये है कि जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करता है. ऐसे ही बहुत सारे कानून हैं जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स मीन्स जो लोग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि तो हम सबके हितों के लिए, चाहे सरकार ने सबके हितों के लिए एक कुछ ना कुछ कानून बनाए हुए होते हैं. और ये जो कानून होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि ये जो सभी लोगों का, जो तीनों अलग अलग पार्टी हैं, यहाँ पर वर्कर है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, इन तीनों के बीच में हेल्दी रिलेशन बने रहें और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो. बट मेयरली मेकिंग लॉ इज़ नॉट इनफ, लेकिन सिर्फ कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होता है. द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर, गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि इन कानूनों को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है. इसका मतलब ये कि कानूनों को लागू किया जाना चाहिए. इन्फोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट, और वहाँ पर इन कानूनों का पालन करना, इनको लागू करना सख्ती से और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर किसी भी वीक पर्सन को प्रोटेक्ट करने की बात आती है किसी भी स्ट्रॉन्ग पर्सन से. तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन होगा? जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे या कंपनी के जो मालिक होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और वीक कौन होगा? जो भी वर्कर होगा वो वीक होगा. एग्जाम्पल के लिए, एवरी वर्कर गेट फेयर वेजेस, की सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि जो हर एक वर्कर है वो सही तरीके से उसको वेजेस मिले. जो गवर्नमेंट है वो रेगुलरली उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए वर्किंग साइट पर जाकर, और उनको पनिश करना चाहिए जो भी इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं. जब वर्कर्स जो होते हैं वो पुअर होते हैं, पावरलेस होते हैं, उनको उनके मन में इस बात का बहुत ज़्यादा डर होता है कि कहीं अगर उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और यदि वो कानून की मदद लेना जाएंगे तो उनको काम से निकाल दिया जाएगा. एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल, और जो कंपनी के मालिक होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनकी जो पावर है उस पावर का इस्तेमाल करके वो
जो वर्कर्स हैं उनको कम पैसा देते हैं और फेयर वेज नहीं देते हैं। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जो कानूनों को इन्फोर्स करने की बात आती है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थ्रू मेकिंग एनफोर्सिंग अप होल्डिंग दीज लॉज, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द activities of individuals or private companies so as to ensure social justice। और इन कानूनों को बनाने से लेकर, इनको इन्फोर्स करने से लेकर और इनको अपहोल्ड करने से लेकर सरकार जो होती है वो कंट्रोल कर सकती है ऐसी कुछ गतिविधियों को, ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट कंपनीज़ हैं इन लोगों को, तो और इस तरीके से वो इंश्योर कर सकती है हमारे समाज के अंदर सोशल जस्टिस को। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनका जो बेस होता है वो फंडामेंटल राइट से जुड़ा होता है। जैसे कि हमारे संविधान में बोला गया है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हमारे इन कुछ कानूनों से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो ये कहता है कि कोई भी जो वर्कर है उसको फेयर वेजेस से कम में काम पे नहीं रखा जा सकता और उसको बॉन्डेज, बंधुआ मजदूरी से नहीं कराई जा सकती। वैसे ही कोई भी बच्चा 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उन बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या माइंस में या फिर हैजार्डस प्लेस में काम पर नहीं रखा जा सकता। हाउ आर दीज लॉ प्लेड आउट इन प्रैक्टिस, ये कानूनों को किस तरीके से लागू किया जाता है और ये हमारा जो सोशल जस्टिस है इसको ये किस तरीके से इंश्योर करते हैं। यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड के जैसा दिया गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। और यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसको यूसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये जो कंपनी थी ये पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी और इसको भोपाल में शहर के बीच में इस कंपनी को लागू किया गया था, सेटअप किया गया था। और एक रात को 2 दिसंबर 1984 की रात को इस कंपनी में से एक हाईली पॉइजनस गैस मिथिल आइसोनाइट, ये गैस जो थी इसने लीकेज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर अंदर लगभग 8,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और हज़ारों की मात्रा में जो लोग थे वो उनको बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो गई। ये जो डिज़ास्टर था ये एक एक्सीडेंट नहीं था। इन लोगों ने जो यूसी जो ये कंपनी थी इसके मालिकों ने जानबूझकर जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको इग्नोर किया ताकि कम पैसा खर्च किया जा सके। मच बिफोर द भोपाल डिज़ास्टर के होने के काफ़ी दिन पहले बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके थे जिसमें गैस लीकेज हो रही थी और बड़ी मात्रा में जो वर्कर थे वो इंजर्ड हो रहे थे और कई सारे मारे भी गए थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनदेखा किया गया। ऊपर से सरकार ने भी को जो जिस तरीके से सरकार को चेक करना चाहिए था, रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए था, उन सारी चीज़ों में ढिलाई बरती गई। उसके साथ साथ ये एक लीगल बैटल है। गवर्नमेंट जो होती है वो जो रिप्रेजेंट कर रही है विक्टिम को और सिविल केस चल रहे हैं इस यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ। और अपने आप में ये जो यहाँ पर इसके बाद जो यूसी थे इन्होंने यहाँ पर अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया, बट लेफ्ट बिहाइंड टर्न्स ऑफ टॉक्सिक, लेकिन पीछे ये बहुत सारे केमिकल को छोड़कर चले गए। ये इसकी वजह से ये जो हमारा ये सीपेज हो रहा था और अंडरग्राउंड जो वाटर था वो कंटेमिनेट हो रहा था। और इन केमिकल की वजह से जिन लोगों का ये प्लांट था इन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो सरकार कानून बनाती है उनका उल्लंघन किया गया। एक तो पहले जहाँ पर आबादी होती है, पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी प्लांट को सेटअप किया। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे वीक पॉइंट्स हैं जो सबकी कमज़ोरी को दिखा रहे हैं। व्हाट इज़ ए वर्कर्स वर्थ, किसी भी एक जो इंडियन का भारत का जो एक वर्कर है उसका क्या मोल है। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स, अगर हम भोपाल डिज़ास्टर के इवेंट्स को देखें तो वी हैव टू आस्क, हमको कुछ क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे कि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उसको भारत में सेट क्यों किया गया, उसने भारत में अपने प्लांट को क्यों सेटअप किया। एक तो रीज़न ये है कि जो फॉरेन कंपनीज जो होती हैं वो भारत में इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पर सस्ता लेबर मिलता है और इन जो कंपनियों के वर्कर्स को, इन कंपनीज़ को जो वर्कर को पे करना पड़ता है, जबकि यूएसए में बहुत ज़्यादा हायर पे इनको करना पड़ता है अपने वर्कर्स को। और भारत जैसे गरीब देशों में अब एक वर्कर को बहुत ही कम पैसा इनको पे करना पड़ता है और लोअर पे करने के कारण जो कंपनी होती है वो कई लंबे लंबे घंटों तक काम भी करवा सकती है। उसके साथ साथ इन लोगों को हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो अपने इन वर्कर्स को नहीं देनी पड़ती। दस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट, इसलिए जो कंपनीज हैं वो पैसा कम लगाती हैं, कॉस्ट कम को जो हो जाती है उनको हायर प्रॉफिट होते हैं।
कोस्ट कटिंग जो होती है वो सिर्फ कोस्ट कटिंग कैन आल्सो बी डन, सिर्फ वर्कर्स को सस्ते वर्कर हायर करना, इससे ही कंपनी की कोस्ट कटिंग नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत सारे मेजर्स है जो अपना के कंपनी कम पैसा खर्च करती है। जैसे कि लोअर वर्किंग कंडीशन होती हैं, जिसमें लोअर वर्किंग कंडीशन में क्या है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको बहुत अच्छी कंडीशंस में काम नहीं करवाया जाता, सेफ्टी मेजर्स कम अपनाए जाते हैं, जिसकी वजह से पैसा कम खर्च होता है। जिस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर लगवाने जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं हर एक जो वर्किंग प्लेस होता है, लेकिन ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो इन सेफ्टी मेजर्स को अनदेखा करती हैं ताकि पैसा कम खर्च किया जाए। इन द यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉल मेल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। ये जो यूसी प्लांट था भोपाल में, इसमें जितने भी सेफ्टी डिवाइस थे वो अच्छे तरीके से चल भी नहीं रहे थे और बहुत ही शॉर्ट सप्लाई थी उनकी। 1980-1984 के बीच में पूरा जो वर्किंग क्रू था एमआईसी प्लांट के लिए, इसको आधा कर दिया गया। जो 12 वर्कर जहाँ पर ज़रूरत होती थी वो 6 वर्कर ही काम को पूरा करते थे। और पीरियड इन लोगों के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड होता था वर्कर्स के लिए वो पहले 6 महीने का रखा जाता था, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में सिर्फ 15 दिन के लिए इन वर्कर्स का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया। और जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते थे उनकी जो शिफ्ट होती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। यहाँ पर दो कंपैरिजन दिया गया है कि वेस्ट वर्जीनिया यूएसए में किस तरीके का वर्किंग कंडीशन थी और जो भारत में जो भोपाल में जो इनका प्लांट था उसमें किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स है। यूएसए में जो वेस्ट वर्जीनिया में जो इनका कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम था, वार्निंग अलार्म बजता था, मॉनिटरिंग सिस्टम था। अगर यूसी प्लांट, जबकि जो यूसी भोपाल वाला जो प्लांट था वहाँ पर मैनुअल, मतलब हम जो वहाँ पर काम करने वाले इंसान थे, जो भी वर्कर थे, वो उनकी सेंसेस के ऊपर सब कुछ डिपेंड था। अगर कहीं पर कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो कोई भी अलार्म नहीं बजेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो भी काम करने वाले लोग हैं वो अपनी सेंसेस से अंदाज़ा लगाएंगे कि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। वाई आर दिस सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज, मतलब अलग अलग देशों के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस क्यों हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर। एंड one part of the answer lies which is perceived as the worth of Indian worker। इसका एक पार्ट यहाँ पर इस अपने आप में इस परसेप्शन में भी देखने को मिलता है कि भारत में काम करने वाले एक वर्कर का वर्थ क्या है। एक वर्कर को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में काम को लेकर। वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं जो ख़राब और अनसेफ कंडीशन में काम करने को तैयार हो जाते हैं और कम वेज में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो मेकिंग यूज़ ऑफ वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस, क्योंकि इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रिस्क, और ये जो वर्कर होते हैं क्योंकि ये गरीब होते हैं तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं ये सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करते हैं। दस इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर भोपाल गैस स्ट्रेटजी देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स। ये जो भोपाल गैस स्ट्रेटजी हुआ था इसके भी बहुत सालों के बाद आज भी हमको देखने को सुनने को मिलता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर, माइंस में, फैक्ट्रीज़ में बड़ी मात्रा में जो एक्सीडेंट हमको सुनने को मिलते हैं। और ये दिखाते हैं अपने आप में जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनका एक क्रूअल रूप हमको देखने को मिलता है कि वो किस तरीके से किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं सिर्फ कुछ पैसा बचाने के लिए। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, एज द लॉ मेकर, कानून बनाने से लेकर उनको इन्फोर्स करने से लेकर जो गवर्नमेंट होती है उससे सपोज किया जाता है वो इंश्योर करे कि ये जो सेफ्टी कानून है, जो सेफ्टी लॉज हैं, इनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी, ये सरकार की जवाबदारी होती है कि वो इंश्योर करे कि सबको राइट टू लाइफ, जो हमारा आर्टिकल 21 के तहत इसको जो हम राइट टू लाइफ हमको गारंटी किया गया है कि इसको कहीं पर भी वॉयलेट ना किया जाए। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग, सरकार क्या कर रही थी जब इस तरीके से इन सारे कानूनों का उल्लंघन हो रहा था यूसी प्लांट में। फर्स्ट, द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया, सबसे पहले तो जो भी सेफ्टी कानून है वो भारत में बहुत ही लैक्स हैं, बहुत ही कम है। दूसरा कि इवन दीज कि ये कानून कमज़ोर ही हैं पहले तो, और उसके साथ साथ ये जो इनको एनफोर्स भी सही तरीके से नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं दे रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजार्डस एंड अलाउड इट टू कम अप इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी। सबसे पहले तो जो इन सरकारी अधिकारियों ने
इस बात को नहीं समझा कि ये जो प्लांट है ये हैज़ार्डस है, और इनको पॉपुलेटेड लोकेलिटी में इसको सेटअप करने को इन्होंने अलाउ किया। जब कुछ म्युनिसिपल अधिकारियों ने, ऑफिशियल्स ने भोपाल में ऑब्जेक्शन उठाया इसके इंस्टॉलेशन को लेकर, तो इट वाज सेफ्टी वायलेशन एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट उस समय पर। लेकिन सरकार की ऐसी पोजीशन थी कि वाज द स्टेट नीड्स, कि उस समय पर जो राज्य था वो ये चाहता था कि लगातार बाहर से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगातार जारी रहे, और भोपाल में ये जो प्लांट था इसको लागू किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब मिले। इट वाज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू दैम, इनके उन लोगों के अकॉर्डिंगली कि ये ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि टू आस्क कि वो यूसी प्लांट को बोल सकें कि शिफ्ट टू क्लीनर, कि वो अच्छी क्लीनर साफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, सेफ प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करे। तो उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं। गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर जो लगातार अप्रूव करते हैं प्रोसीजर के, प्लांट के प्रोसीजर को, इवन व्हेन रिपीटेड, जब लगातार बार बार एक्सीडेंट्स की शिकायतें और लीकेज की शिकायतें वहाँ पर मिल रही थी, तो इट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। तो सभी लोगों को ये समझ में आ ही गया था कि चीज़ें सही नहीं जा रही थी। दिस इज़, एज यू नो, इज़ contrary to what the role of law making and enforcement agency should be। तो इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, जो भी लोगों की सेफ्टी को लेकर इनको इट इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, देयर सेफ्टी वाज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द प्राइवेट कंपनीज। लोगों की जो सेफ्टी थी उसको दोनों ही तरीके से इग्नोर किया गया, लोगों के इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया सरकार के द्वारा भी और जो प्राइवेट कंपनी थी उनके द्वारा भी। दिस इज़ ऑब्वियसली, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। विद मोर इंडस्ट्रीज़, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हों, चाहे वो लोकल हों चाहे वो फॉरेन बिजनेस के हों, देयर इज़ ए ग्रेट नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कानून जो होंगे, जो भी स्ट्रॉन्गर लॉज जो हैं हों वो बनाए जाएं, ताकि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और इन कानूनों को बेटर तरीके से इन्फोर्स किया जाए। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन 1984 देयर वर वेरी फ्यू लॉज, बहुत ही 1984 तक बहुत ही कम कानून बनाए गए थे हमारे देश के पर्यावरण को बचाने के लिए, और और बहुत ही कम ऐसे कानून थे जिनको इन्फोर्स किया गया था। इन्वायरमेंट को इस तरीके से एक फ्री एंटिटी के तौर पर यूज़ किया जाता था, मीन्स फ्री गिफ्ट है नेचर का इन्वायरमेंट, इसको किसी भी तरीके से पोल्यूट किया जाता था। हवा, पानी, इन सब चीज़ों को इनको पोल्यूट करने को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। वेदर इट वाज, अब चाहे वो हमारी नदियाँ हो, हमारी हवा हो, ग्राउंड वाटर हो, एनवायरनमेंट हो, इसको पोल्यूट किया जा रहा था और लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सिर्फ यूसी ही इन लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड का फ़ायदा नहीं उठा रही थी। इट डिडंट हैव टू स्पेंड, इनको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था पोल्यूशन को साफ़ करने के लिए यूएसए में, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनी है उसके प्रोडक्शन प्रोसेस से जो भी इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा हो उसको साफ़ करने का ज़िम्मा कंपनी का ही होता है। भोपाल डिज़ास्टर जो था उसने इस मुद्दे को ऊपर उठाया कि जो एनवायरनमेंट है उसको सबसे पहले आगे रखा जाना चाहिए। सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन वो वर नॉट एसोसिएट, बहुत कितने सारे हज़ारों लोग जो इस फैक्ट्री से जुड़े हुए नहीं थे, जब उसके बावजूद भी ये लोग कितनी बड़ी मात्रा में इस पॉइजनस गैस की लीकेज के कारण अफेक्टेड हुए। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट एग्जिस्टिंग लॉज दो वीक ओनली कवर्ड द इंडिविजुअल वर्कर्स, नॉट पर्सनस हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर जो भी कानून बनाए गए थे, लोगों को ये बात का एहसास हुआ कि ना ही सिर्फ ये कानून कमज़ोर हैं बल्कि ये सिर्फ इंडिविजुअल वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो उस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड हो सकते हैं। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड अदर्स इन द ईयर्स फॉलोइंग, इसके जवाब में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया सरकार के ऊपर। जो भी एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं उनके, और उनके साथ साथ आगे आने वाले सालों में भोपाल गैस स्ट्रेटजी के बाद जो भारत की सरकार थी उन्होंने बहुत सारे नए कानूनों को इन्फोर्स किया, और हेंसफोर्थ द पोल्यूटर वाज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। यहाँ पर जो भी पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जो भी डैमेज होगा, जो भी नुकसान होगा, इसकी जवाबदारी उसको पोल्यूट करने वाले की ही मानी जाएगी। जो एनवायरनमेंट जो है इट इज़ समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशंस विल शेयर। हमारा पर्यावरण एक ऐसी
ऐसी चीज़ है जिसमें ना ही सिर्फ उसको हम यूज़ कर रहे हैं बल्कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसको इस्तेमाल करने वाली हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। द कोर्ट ऑल्सो गिव, हमारे जो कोर्ट हैं उन्होंने भी बड़ी मात्रा में बहुत सारी जजमेंट पास की हैं ताकि ये जो राइट है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, इसको सबके लिए लागू किया जा सके। एंड और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसके साथ इसको जोड़कर देखा गया, राइट टू लाइफ। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको जवाबदार ठहराया था, राइट टू लाइफ को एक फंडामेंटल राइट के तहत। राइट टू लाइफ जो है ये फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21 में इसको माना गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें इंक्लूड किया जाता है कि जो राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड फुल एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, कि हमारा जो राइट टू लाइफ है वो किस बात की, उसमें ये भी एक बात शामिल है कि हम हर एक इंसान को एक राइट मिलना चाहिए कि उसको पॉल्यूशन फ्री वाटर मिले और पॉल्यूशन फ्री एयर मिले, ताकि अपनी लाइफ को सही मात्रा में सही तरीके से एंजॉय किया जा सके। गवर्नमेंट जो होती है, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, सरकार जिस बात के लिए जवाबदार है कि वो इस तरीके के कानून बनाए, प्रोसीजर सेटअप करे जिससे लगातार हमारे जो पॉल्यूशन हो रहा है इसके ऊपर रोक लगाई जा सके और नदियाँ जो हैं उनको साफ़ रखा जा सके, और ऐसे जो लोग जो भी हमारी नदियों को या हमारे पर्यावरण को पोल्यूट करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन लगाया जा सके। कंक्लूज़न, लॉज आर नेसेसरी, कानून जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बहुत सारी सिचुएशन में, वेदर इट इज़ दिस बी द, चाहे वो मार्केट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो या तो इसलिए लोगों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए अनफेयर प्रैक्टिसेस से। प्राइवेट कंपनी जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेस पर्सन है, ये लोग ज़्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में अपने वर्कर्स को लो वेजेस देते हैं, छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं और जो वर्किंग कंडीशन होती हैं उनको इग्नोर करते हैं, सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर करते हैं। उसके साथ साथ ये सभी लोग जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये इग्नोर करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, उसका नुकसान करते हैं। तो ये मेजर रोल इसमें सरकार जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, इसको इन सारे जो भी प्राइवेट कंपनी है इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम सरकार के ऊपर आ जाता है। उसको कानून बनाने चाहिए, उनको लागू करना चाहिए ताकि ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोका जा सके और हमारे देश के अंदर सोशल जस्टिस इंश्योर हो सके। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है इट शुड मेक प्रॉपर अप्रोप्रिएट लॉज, कि इसको सही कानून बनाने चाहिए, इनको सही तरीके से इन्फोर्स करना चाहिए। लॉ जो होते हैं, लॉज दैट आर वीक, जो भी कानून कमज़ोर हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, कैन कॉज, जिसकी वजह से सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस हार्म पहुंच सकता है हमारे समाज को, जैसे कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी में हुआ। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ लीडिंग, हालांकि सरकार का बहुत ज़्यादा रोल है कि दोनों के ऊपर, प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर भी, लोगों के ऊपर, जो गवर्नमेंट जो होती है वो इस तरीके से काम करती है जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट वो सबसे पहले देखती है। एनवायरनमेंट एज वी सी, जैसा हमने देखा कि जो हमारा पर्यावरण है वो एक ऐसा एग्जाम्पल है वेयर पीपल हैव पुश्ड ए पब्लिक कॉज एंड कोर्ट्स हैव अपहेल्ड द राइट टू हेल्दी, और सरकार ने ये भी आदेश जारी किए हैं कि जो राइट है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ये हमारे राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि वी हैव आर्ग्यूड दैट पीपल नाउ मस्ट डिमांड, कि लोगों को इस बात की डिमांड उठानी चाहिए कि जो फैसिलिटी है हेल्दी एनवायरनमेंट की, इसको सब लोगों तक लागू किया जाए, जैसे कि वर्कर्स का राइट टू वर्क है, राइट टू फेयर वेज है, डिसेंट वर्क कंडीशन है। इज़ एन एरिया वेयर द सिचुएशन इज़ स्टिल वेरी अनफेयर, कुछ ऐसी अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। लोगों को डिमांड करनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग वर्कर्स इंटरेस्ट के लिए जो राइट टू लाइफ है, ताकि ये राइट टू लाइफ जो है इसको सब लोगों के द्वारा अचीव किया जाए। दैट्स इट इन दिस वीडियो।